गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। कोई सवाल नहीं, कोई और बात नहीं, सीधी सीधी आपको आज हमने करानी है प्रोग्राम के आगाज में सैर। कहाँ की? और लेकर जाएंगे आपको सतह समंदर से तकरीबन 8000 मीटर बुलंद एक मकाम है, चित्राल है जी। अपर चित्राल की हम बात कर रहे हैं। हाँ। और ये सरसब्ज मैदानों पर मुश्तमिल जो अपर चित्राल है, यहाँ पर इस वक्त एक जश्न जारी है, काकलश्त फेस्टिवल। काकलश्त फेस्टिवल की आज हम बात करेंगे। इसका इफ्तिताह हो चुका है, 3 रोज़ा ये फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के रंग आपको हम दिखा रहे हैं, रक्स आपको दिखा रहे हैं, जश्न आपको दिखा रहे हैं, खेल आपको दिखा रहे हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, पैराग्लाइडिंग और चित्राल के जो रिवायती खेल हैं, रिवायती मौसीकी है, सकाफती स्टॉल्स हैं, यहाँ पर सजे हैं। और इस फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट पहुँचे हैं। काकलश्त वादी का इन्होंने रुख किया है और इस फेस्टिवल में अपर और लोअर चित्राल से तकरीबन 1000 से ज़ायद नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में आए हैं। सबीना आप देखें वो जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, हाँ। बीच में आप देखें कितनी ज़बरदस्त एक वादी है, खूबसूरत सी, जहाँ पर खेल खूबसूरत है। और ज़ाहिर है पहुँचना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा, जो हम इस वक्त तादाद भी देख रहे हैं इसी वजह से, लेकिन जो लोग पहुंच पा रहे हैं खुशकिस्मत है कि इतना प्यारा नज़ारा, इतना प्यारा फेस्टिवल जो है वो एंजॉय करेंगे। और जिस तरह आपने बात की कि गैर मुल्की सयाह भी वहाँ पर ज़ाहिर है आए होंगे और हम इस वक्त मनाजिर भी देख सकते हैं कि उनके लिए ये वैसे ये फेस्टिवल कितना इम्पोर्टेंट होगा कि ढोल बज रहे हैं और साथ में अब हमारी सकाफत, हमारे रंगारंग जो हमारे इतने प्यारी प्यारे डांसेस हैं और सारी चीज़ें ज़ाहिर है उनको एंजॉय। और महकमा खेल और सकाफत KP उनकी तरफ से ये इनकाद किया गया है, हर साल ये होता है। अच्छा, आपने पहले सुना था काकलश्त जो जगह है इसका नाम? नहीं, मैंने नहीं सुना था। वैसे जो पीछे इतना प्यारा सा मंजर था वो वैसे ही बोल रहा है और मुझे लगता है कि हर किसी की बकेट लिस्ट में ये होना चाहिए कि हर साल, जैसे आपने बताया कि फेस्टिवल होता है, तो हर साल आप इसको प्लान करें और अपनी फैमिली के साथ। जैसे चित्राल के हर फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो उसका रंग निराला, जैसे कुछ दिन बाद मुनफरद, जैसे सबीना कुछ दिन बाद चिलम जोश फेस्टिवल आने वाला है कैलाश वादी में, तो ज़रा लोग अभी से प्लान कर रहे होंगे उसमें जाने के लिए। इस तरह और कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि आने वाले हैं। शंदूर फेस्टिवल आने वाला नेक्स्ट मंथ। यस, आई रियली विश के मौसम बहुत अच्छा। इंशाल्लाह सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम जाके आपको दिखाएं। आप करेंगे ऑब्वियसली। आई वुड लव टू। आज का मौसम कैसा रहेगा ये बताएं हम। मैं बताता हूँ आज आपको मौसम कैसा रहेगा। वैसे तो चित्राल का मौसम आपने देख लिया कि कितना जबरदस्त मौसम था वहाँ का, लेकिन बाकी शहरों का मौसम आज कैसा रहेगा इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इस्लामाबाद की। यूँ तो इस्लामाबाद में इस वक्त बादल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद बारिश हो जाए। कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अगर लाहौर की बात करें तो कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज आबोताब से चमक रहा है, कोई बादल नहीं है। कराची की बात करते हैं, 3 दिन से यहाँ पर बहुत गर्मी रही है और कराची में आज जो मौसम है वो कुछ ऐसा है कि गर्म ही है। कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, यानी आज भी गर्म रहेगा दिन कराची में। अगर बात कर लें हम पेशावर की, तो पेशावर में कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर भी सूरज है, कोई बादल नहीं है। क्वेटा में बहरहाल बादल हैं, बादल और सूरज की आंख में चली जा रही है। कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये क्वेटा का मौसम है। तो यहाँ बहरहाल बादल हैं क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है। ये तो बात हमने कर ली मुख्तलिफ शहरों की। सबीन, तो मेरा और प्लान पक्का होता जा रहा है क्वेटा के मौसम देखते हुए। लेकिन मैं मुल्क भर के मौसम की अगर बात करूँ कि क्या पेशन गोई हो जा रही है, तो मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल के पेशन गोई हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज बादल बरसने का इम्कान है और जिस तरह देख भी रहे हैं कि उस तरह से नहीं बादल हैं। शुभ बहुत सुबह आ गए थे। अच्छा, बादल आ गए थे, मेरे बाद बादल आए हैं। एग्जैक्टली। अटक की बात करें, झेलम की बात करें, मरी की बात करें, उस समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश मुतवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, ज़ोब समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। ये पेशन गोई है, ये प्रेडिक्शन है आज। बिल्कुल ऐसे। KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ के भी कई इलाके ऐसे जहाँ पर आज बारिश का इम्कान है। लेट्स सी ये नया स्पेल इससे कितनी बारिश है और कहाँ अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि बारिश नहीं होगी, बारिश हो जाती है। बिकॉज ये जो जितने भी स्पेल्स अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि ये मतलब आप ये नहीं कहेंगे ये रूटीन की बात है, एक नॉर्मल बात है, बिकॉज हमेशा हमने इस तरह के स्पेल नहीं देखे बारिश। तो फिर आज बच्चे क्या कहेंगे? रेन रेन गो अवे या रेन अगेन क्या कहेंगे बच्चे? तो इस वक्त नानो अगेन कह रहे हैं। ये बात आपकी सही है। ये नारे लगे हैं लाहौर में नारे लगे जी। पंजाब मरियम नवाज के पोस्टर देखकर उनके नवासे नवासियां वो बड़े एक्साइटेड हो गए और गाड़ी में ये वीडियो बनाई है कि गाड़ी से जब गुजर रहे थे तो उसके बाद बैनर्स, क्योंकि बार बार बैनर्स उनको दिखाई दे रहे थे। तो ये सुने जी।
यानी जैसे जैसे पोस्टर्स देखते जा रहे थे, काउंटिंग उनकी ऐसी कि नानो अगेन, नानो अगेन, नानो अगेन, क्योंकि हर जगह पे मरियम नवाज साहब बच्चे मासूम होते हैं, मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं इसके ऊपर, खुश हो रहे हैं ना, बच्चे रहने दिया करें, उनके लिए वो रिश्ता ये दे नो के सियासत क्या है, आपकी पसंद नापसंद क्या है। तो जो एक खूबसूरत सी चीज होती है ना रिश्तों को लेके, वो उसमें बिल्कुल भी कोई तफरीक ना किया करें। बिल्कुल ऐसे। चलें जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के एंथम की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 ऑफिशियल एंथम रिलीज कर दिया गया है। मेगा इवेंट का एंथम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ग्रैमी अवार्ड विनर गुलकार शॉन पॉल और इसको गाया है। वीडियो में क्रिस गेल, शिव नारायण, चंद्रपॉल, स्टेफन टेलर, यूसेन बोल्ट, राशिद खान, विराट कोहली समेत मुतादिद खिलाड़ियों को दिखाया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के टीमों की जानिब से हतमी स्क्वाड का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक स्क्वाड का ऐलान तो नहीं किया। लेकिन हाँ, इस सॉन्ग के बाद जो फैंस हैं वो बहरहाल जाके कमेंट जरूर कर रहे हैं। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस एंथम को। अच्छा, ये इसमें हम बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरे कह सकते हैं मिक्स्ड रिएक्शन, ज्यादातर जो लोग हैं वो इसको पसंद करें, वरना अमूमन जब एंथम्स आते हैं क्रिकेट के हवाले से तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों की पसंद को। बिल्कुल ऐसे ही है, और जाहिर है इस कमेंट्स भी ऐसे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और हर मुल्क से जो लोग हैं ना, जो फैंस हैं अपनी अपनी टीम के, वो जाके इसमें यस कमेंट भी कर रहे हैं। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद सेगमेंट्स हम ऐड करेंगे। स्टे विद अस। सबीन, वैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पर आज क्या बात हो रही है? आज एक ही बात हो रही है कि शाम को 5 बजे सबने चले जाना है अपने नियरेस्ट सिनेमा में, क्योंकि आज लास्ट एपिसोड लगने वाली है इश्क मुर्शिद की। बड़े पर्दे पे आज हम देखेंगे। एग्जैक्टली, तो लास्ट एपिसोड बड़े पर्दे पर। यूं तो ये ड्रामे की जो किस्त है वो संडे को रोज 8 बजे नशर होती थी, लेकिन अब जो फाइनल है वो फाइनल में से कहूंगा, जाहिर है फाइनल डे फॉर दिस ड्रामा, लास्ट एपिसोड 2 दिन पहले एयर हो रही है, लेकिन सिर्फ सिनेमाज में। अच्छा, 5:30 बजे टाइम है, 5 नहीं है, 5:30 बजे टाइम है, और 5:30 बजे आप अपने शहर में नियरेस्ट सिनेमा में जाकर लास्ट एपिसोड एंजॉय कर सकते हैं। और क्या तारीख रकम करने वाला ये ड्रामा था, स्पेशली इसका OST, उसकी अगर बात करें, अच्छा बहुत सारी मेमोरीज हैं, अब दिल नहीं कर रहा लास्ट एपिसोड हो जाए, बिकॉज हर संडे का इंतजार होता है, लेकिन OST ने क्या धूम मचाई है, आइए मिलकर दोबारा भी सुनते हैं। OST था, हर किसी की ज़बान पर आम हुआ, रील्स बनी, शॉर्ट्स बने, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको वायरल किया। शादी की जो वलीमे की एंट्री है, एंट्री सॉन्ग के उसे ये ट्रेंड बन गया था कि आप जिस शादी में जा रहे हैं, इनफैक्ट अभी तक आप जिस शादी में जा रहे हैं, ये जो गाना है, ये OST इश्क मुर्शिद का, ये वहाँ पर प्ले होता है। बिल्कुल ऐसे। अब ऐसे में सबीन, आज का बुनियादी सवाल क्या है? क्या शामिर शिब्रा को मना पाएगा? शिब्रा है नाराज, और अब शामिर सिकंदर ने उनको मनाना है। आज लास्ट एपिसोड, सबके चेहरों से नकाब आज हटते चले जाएंगे। किसने क्या क्या किया, ये जरा ड्रामे की बात करूं, इट्स ऑल फिक्शियस ऑफ कोर्स, कोई भी रिजेम्बलेंस महज इत्तेफाकी होती है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली नहीं, तो वो नहीं है, आपके ज़हनों में कुछ अलग बात है, लेकिन ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो बड़े मज़े की एक स्टोरी हमने देखी, किस तरह से कुछ अहम इश्यूज़ पे भी बात की गई है, उसके अंदर एक मज़े की लव स्टोरी भी दिखाई गई है, और किस तरह से हर कैरेक्टर ने एक जानदार परफॉर्मेंस दी है। शोएब, एब्सोल्युटली। अब इसमें कल्चर भी है, इसमें वैल्यूज़ भी हैं, इसमें म्यूज़िक तरह तरह का हमें नज़र आता है, इसमें हमें ज़रा सिंधी म्यूज़िक भी नज़र आया, हमें उसमें
कुछ झोंपड़ियाँ भी नज़र आई हमें उसमें, वो सारा जो एक कहना चाहिए ना सिंध का कल्चर है, इंटीरियर सिंध का कल्चर है, वो भी नज़र आया। और जो एक रिकैप करते हैं ना कुछ एपिसोड्स में जिसमें सारे पिछले कुछ विजुअल्स कोई ख्याल, वो बड़ा एक कैप्टिवेटिंग। अच्छा, एक जो आपने कल्चर की बात की ना, वहाँ पर देखिए किस तरह से वहाँ पर शादी होती है। एक शादी का प्रॉपर एक उन्होंने मंजर दिखाया है कि किस तरह से सिंध में शादी की जाती है कुछ इलाकों की अगर बात की जाए। Who was your favorite character in this? Obviously शामिर सिकंदर। Why not भले? भले obviously। अच्छा, वैसे ये सवाल ना मेरे ख्याल जिस तरह मेरे लिए बहुत मुश्किल है चूज करना, इसी तरह से जितने हमारे लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ऑब्वियसली ये उतना ही मुश्किल होगा कि किस कैरेक्टर, क्योंकि हर कैरेक्टर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि आपके लिए पिक एंड चूज करना वो ज़ाहिर बहुत मुश्किल है। उनकी भी बात हम कर रहे हैं, फिर उमैर राना, हर कैरेक्टर की सैफ समझो ने जो इसमें सिंधी वर्जन गाया था, जो सपना सपना तुहिंजा सपना निंदा चीता डिसा, सुनवाते हैं आपको ये भी। और फिर फबीहा का इसमें जो एक फीमेल वर्जन भी ऐड हुआ था मेन ओएसटी में, जरा उसने भी बहुत ज्यादा, और हमने साथ सबसे आपकी मुलाकात कराई से भी करवाई। लेकिन आज आप सबसे एक साथ मिल सकते हैं। आपने नीरज सिनेमा में आपने जाना है और वहां पर कास्ट भी आएगी। मैं बता दूं किस शहर में आएगी? बता दें। लाहौर में आएगी। लाहौर में कास्ट होगी। तो गो टू योर नीरज सिनेमा। 5:30 बजे आज इसकी जो लास्ट एपिसोड है वो एयर की जाएगी। लेकिन हाँ, जो नहीं जा पाएंगे उनके लिए बहरहाल फिर 8 बजे संडे को एयर की जाएगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं अब। और ये तो हमने कर दी ना कि एक ड्रामे की बात, अब जरा दूसरे ड्रामे की तरफ जहाँ पे इश्क नहीं है, इश्क नहीं नजर आ रहा वहाँ पर मुर्शद है, वो तो सबका है, सियासी मुर्शद है। हुकूमत की बात की जाए तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान भरपूर स्ट्रीट पावर शो दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। और उन्होंने गुज़िश्ता रोज कराची में जलसे से खिताब करते हुए एक बार फिर आम इंतखाबात के नताइज उन्होंने मुस्तरद कर दिए और कहा है कि इलेक्शन में सिर्फ वोट के बक्से नहीं बदले बल्कि असेंबलियां बेची गई। वो कहते हैं सिंध असेंबली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। वो कहते हैं मुल्क में एक ड्रामा हुआ, इलेक्शन का ड्रामा। वो कहते हैं कि इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली जो असेंबलियाँ हैं वो जाली हैं। तहरीक इंसाफ और दीगर मुताबिक जो जमातें हैं उनके साथ साथ JUI इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी जलसे कर रही है और सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान इस बार शदीद टकराव के मोड में नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्यों मनाया नहीं जा रहा उनको, जो माजी के साथी रहे वो मना क्यों नहीं रहे? वैसे लगता है बहुत सारे वादे उनसे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए। और ये जो गुस्सा है ये कोई एक इलेक्शन का गुस्सा नजर नहीं आ रहा, ये पीछे बहुत टाइम का गुस्सा है जो कि एकदम इतने अग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि सिर्फ इस इलेक्शन का गुस्सा है। अच्छा, पहले फैसिलिटेट किया गया, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं ऐसे बात कर सकता। पूछते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और आसमा शिराजी साहब। आसमा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसमा साहब, मौलाना साहब की बात की जाए, हुकूमत से भरपूर टकराव के मूड में नजर आ रहा है, जैसे हमने अभी भी बताया, और एहतजाजी तहरीक पूरे जोर शोर से उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा, बातचीत की ऑफर्स मुसलसल उनको आ रही हैं लेकिन ठुकराए जा रहे हैं। मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हुकूमत फिर भी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार करी है। क्या हुकूमत और मौलाना के ताल्लुकात आने वाले दिनों में मजीद कशीदा होती आप देख रही हैं? और इनके जो मुजाहिरे किस हद तक कामयाब होंगे, जो ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, ये इस मामले को आप किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान अपनी जो सियासत कर रहे हैं वो एक ऐसे वैक्यूम को से फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो कि क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मुनज़्ज़म तहरीक से, या फिर उनकी जो एक बतौर अपोजिशन जमात जो है उनके अंदर तंजीमी मसाइल हैं और बहुत सारे मामलात हैं। तो एक वैक्यूम जो है वो जेन्युइन अपोजिशन का वो क्रिएट हो चुका है, एक खला है जो कि बन चुका है, उसको वो पूरी तरह से अपने हक़ में इस्तेमाल
करना चाहते हैं, वो उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हुकूमत भी यही चाहेगी कि मौलाना फजल रहमान अगर अपोजिशन में बैठते भी हैं और वो आवाम की आवाज़ भी बनते हैं और वो उनकी वेंटिलेशन भी होती है और अगर वो जगह भी हासिल करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि PTI से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहीं दर्जे बेहतर है कि मौलाना फजल रहमान बतौर अपोजिशन जमात के या बतौर अपोजिशन अलाइंस के हेड के, जो कि वो खुद अपना एक क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो उसके अंदर अपना काम करें। तो हुकूमत उनके साथ एक अपोजिशन लीडर के तौर पे राब्ता रखना चाहती है, वो भी हुकूमत के साथ उसी तरह का राब्ता रखेंगे। कोई डेडलॉक नहीं होगा जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डेडलॉक जो है वो क्रिएट कर लिया और अपनी जगह छोड़ी है। तो इस हवाले से सूट करता है हुकूमत को भी और मौलाना को भी कि वो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये इसमें रहे, क्योंकि ज़रा ये मामला बहुत अहम है जब इंतखाबात की मुबैना धांधली की हम बात कर रहे हैं। अब आसमान साहब, PTI ने भी तो इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर जारी कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा दोहरा दिया है, और पार्टी जो कह रही है कि कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें उसने जीती हैं, तो उसकी तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए, ये उन्होंने ज़ाहिर है इसकी इस्तदा की। अब इस वाइट पेपर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा और अदालती कमीशन के मुतालबात, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ये तो वो मुतालबे हैं जो कि उनका हक बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि जिनको इस बात का यकीन है कि उनका इलेक्शन चोरी हुआ है, उनका मैंडेट चोरी हुआ है, वो इसके ऊपर मुस्तकिल बात भी कर रहे हैं और उनके एतराज़ात दुरुस्त भी हैं, उनके बहुत सारे इल्ज़ामात में बहुत वज़न भी है। लेकिन ज़ाहिर है कि उसका एक तरीक़ाकार है। वो कहा जाता है कि वो जी ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो उसके बाद देंगे। वो चाहते हैं कि जो उनकी मैंडेट चोरी हुई है उसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी या एक जो पूरा सिस्टम है वो बैठे। कल एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हुई है जिसमें कि लीगल रिफॉर्म्स की बात की गई है, और वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उसके ऊपर बात हो। ये एक दरवाज़ा खोला है तहरीक इंसाफ ने कि इस मामले के ऊपर वो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के साथ जो है वो बात करना चाहते हैं। और अगर जो डेडलॉक है, अगर उसको देखा जाए कि वो डेडलॉक को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी और बड़ी कोशिश है। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है कि वो वाइट पेपर भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे, जो कि उनका आईनी हक़ है, और उसके साथ साथ वो उस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि पार्लियामेंट की सूरत में उनके पास दस्तयाब है, और जो गलती उन्होंने पहले की है वो शायद इतनी जल्दी अब उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे असम्बलियों को छोड़ने की। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जिस तरह आसफ़ा साहब आप ये भी बता रही हैं कि अच्छा बात करना चाहते हैं PTI की बात हो सके, वो डेडलॉक जो है वो किसी तरह से ख़त्म हो। अब ऐसे में PTI के मुज़ाकरात के हवाले से भी काफ़ी खबरें आ रही हैं वक्फे से कि शायद जो है वो बैक पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो सामने नहीं हो रहे। क्या इम्कानात आप देख रही हैं, क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे, क्योंकि अब तो कमेटी भी तश्कील दे दी है? PTI इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बात नहीं करना चाहती, हुकूमत PTI के साथ बात करना चाह रही है, PTI हुकूमत के साथ बात नहीं करना चाह रही। तो ये एक ट्रायका है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बना हुआ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझना पड़ेगा कि अगर वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, अगर वो आइन की बात कर रहे हैं, अगर वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान के सियासी लोगों के साथ बात करना पड़ेगी। आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके जमहूरियत की, आइन की किस हद तक बात कर सकते हैं, जबकि जो सियासी जमातें हैं वो सियासी निज़ाम के हवाले से ही बात करना चाहती हैं। मसलन अगर PDM ने एक तहरीक चलाई थी जब 2018 में और एक हाइब्रिड रिजीम के ख़िलाफ़ चलाई थी, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे और उनका एक मुतालबा था कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इस मामले को देखें और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए काम करें। बेशक उसके बाद फिर PMLN भूल गई वोट को इज़्ज़त दो का नारा या सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा जो है वो भूल गई, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह की बातचीत के ऊपर वो अपेरेंटली बात नहीं करते थे। ये अलग बात है कि जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर सियासी जमातों के साथ आप बात नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी स्पेस को छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करे, और ख़ास करके 9 मई के वाक़यात के बाद, और जब जिसको कि अभी 1 साल भी होने वाला है। तो ये समझना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को कि और आसमा साहब, चूँकि आपने खुद रिजीम चेंज का भी जिक्र किया इस गुफ्तगू में, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ के सेनेट पार्लियामेंट लीडर अली ज़फ़र साहब का जो इतराफ़ है कि जो PTI की हुकूमत ख़त्म की गई थी वो आइनी तरीके से ख़त्म की गई थी, अब उनके इस बयान से PTI का साइफर का बयान कितना मुतासर हो सकता है? चूँकि ज़ाहिर है ये अब इतराफ़ खुद PTI की तरफ से किया जा रहा है, सेनेटर साहब की तरफ से किया जा रहा है, एंड देन वो जो रिजीम चेंज, ऑपरेशन रिजीम चेंज, वो सारा बयानिया मुतासर नहीं हो गया?
देखिए, उनका एतराफ़ है, कोई भी जो सियासी कारकुन है या जो सियासी जहन रखता है वो ये इस बात को तस्लीम करेगा कि एक आइन के अंदर एक प्रोसीजर है। पहले पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें मार्शल लॉ के ज़रिए से ख़त्म होती रहीं, 58(2) के ज़रिए से ख़त्म होती रहीं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट्स की डायरेक्ट इंटरवेंशन के ज़रिए से ख़त्म होती रहीं, मगर ये अपनी जगह था कि सियासी लोगों ने अपनी डायरेक्ट इंटरवेंशन जो थी वो उनकी तरफ से हुई और पार्लियामान के अंदर उन्होंने इसको तस्लीम किया और उनकी अपनी ताकत जो थी उसके ज़रिए से मनवाया ख़ुद को कि इमरान खान साहब के पास नंबर्स नहीं है और वो नंबर्स जो हैं वो उनके आउट हो गए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, उनकी सपोर्ट लेके, उनकी सपोर्ट निकलने के बाद जो है वो हुकूमत से भी निकल गए और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी जो एक आइनी तरीक़ाकार था वो उन्होंने इख्तियार किया। तो इसको अगर अली ज़फ़र साहब तस्लीम कर रहे हैं तो बिल्कुल ये एक PTI को भी ये बात माननी पड़ेगी कि कोई जो साजिशी थेरीज़ हैं उससे निकल के अब इस मामले के ऊपर बात करना पड़ेगी कि आप किस तरह से वापस आ सकते हैं। यही आइनी तरीका कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस्तेमाल कर सकती है। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचने की बजाय साजिशी थेरीज़ को जो है वो जनरेट करती है, गैर ज़रूरी बहस के अंदर लोगों को उलझाती है, जबकि जो आइनी तरीक़ाकार है, जो बहस है, उसके ऊपर अगर वो बात करे तो उनको काफ़ी बिल्कुल अच्छा, अब ऐसे में कुछ दिनों से ये खबरें भी आ रही हैं कि PTI और JFA के दरमियान दुनिया कम होने लगी और PTI ने मौलाना साहब को एहतजाजी तहरीक में शामिल होने की दावत भी दे दी है। ये भी उन्होंने फैसला दावत देने का फैसला उन्होंने कर लिया है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वज़ीर आला KP की बात की जाए, अली अमीन गंडापुर साहब, गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी सख्त उनका लहजा भी था और उन्होंने कहा कि मौलाना का मैंडेट नहीं चुराया गया बल्कि उन्हें शिकस्त हुई है। अब एक तरफ मफाहमत की बात हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह के सख्त बयानात और एक ही पार्टी के अंदर से अब आप ये फासला बढ़ते देख रही हैं इन बयानात की वजह से, या फिर कोई ना कोई बात बनती देख रही हैं PTI और JUIFA की? जब भी मौलाना के साथ बातचीत होने लगती है, आपने नोटिस किया होगा कि असद कैसर साहब जो हैं वो एक फायर फाइटिंग का काम करते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे कि बात बनती बनती जो है वो रह जाती है। ज़ाहिर है कि जब आप जलसों में जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ नारे भी आप लगवाएंगे और ख़ुद इमरान खान साहब ने हर कैंपेन के अंदर जिस तरह से जो ज़ुबान, जो लबो लहजा इमरान खान साहब ने मौलाना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, उसकी तलख़ी अभी कम नहीं हुई है कि नई बातें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए तकलीफ़ देह है और इसको अगर सामने देकर रखा जाए तो ये जो फासले हैं ये अगर कम जल्दी नहीं होंगे तो इसको काफ़ी टाइम भी लग सकता है और हो सकता है कि ये फासले कम ना हो, लेकिन ये सारा इख्तियार जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है कि वो मौलाना को। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आसमा साहब। अब इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म बनाना और राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाना, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसका मकसद इन दोनों रहनुमाओं को खुश करना है या नून लीग की कोई अंदरूनी सियासत है, कोई मैसेज देना है, या वो जो नारा लगाया था कि पाकिस्तान को नवाज दो, आप कह रहे हैं हुकूमत को नवाज दो इस तरीके से कि नवाज के साथियों को आगे आगे लेकर आओ? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों को खुश करना है। इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की उस टीम को आगे कर रही है जो कि ज़ाहिर है कि इसहाक डार साहब को कहा जाता है कि वो उनकी टीम है। ये ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम नहीं है, वो भी उनकी टीम है, लेकिन एक पॉलिटिकल उसके साथ वो गुड और बैड वाला जो तासुर है कि एक हॉक्स भी उनके साथ होंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो एक तासुर जो है वो दिया जा रहा है, वो एक बयानिया बनाया जा रहा है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो राना सनाउल्लाह साहब को भी पॉलिटिकली जो है जिस तरह से उन्होंने कुछ अरसे में अपना नैरेटिव दिया है वो उसको कामयाबी मिली है। तो उस नैरेटिव को पॉलिटिकल उसके साथ इनकॉर्पोरेट करना इस वक्त इस सियासी हुकूमत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको कि इसके एलाइज़ की भी जो कैबिनेट में भी नहीं है और पॉलिटिकली भी एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो उसको मेलो डाउन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो सियासी लोग हैं उनकी शमूलियत और उनका इख्तियार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती है कि वो नज़र आए और उस सूरत में जो मुख्तलिफ सियासी लोग हैं उनको वो पार्लियामेंट इंडक्ट करना चाह रहे हैं, ये किया जा रहा है, उनको पोलिटिकली एक्टिव किया जा रहा है ताकि वो तासुर जो है। चलें, ये तो होगी सियासत की कुछ बातें। आज के दिन के हवाले से अगर हम कुछ बात करें, शुएब अब आसमा साहिबा के भी इस पर राय जरूर हम लेंगे कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। फ्रीडम है, क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि करना चाहते हैं,
करने दी नहीं जा रही होती। सेंसरशिप की जद में मीडिया आज भी है पाकिस्तान में, देखा जाए वैसे तो ग्लोबली देखा जाए तो ऑब्वियसली पॉलिसीज होती हैं, लेकिन फिर जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और कहा जाता है कि मीडिया आज़ाद है, लेकिन उसके बावजूद फिर सेंसरशिप क्यों होती है? बहुत सारे मामलात पर आप बात क्यों नहीं कर पा रहे होते? इसकी वजूहात आसमा साहिबा आपको क्या लगती हैं और इसका हल कैसे मुमकिन है? आप देखिए, इस पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए तो कभी भी आइडियल इन्वायरमेंट नहीं रहा। सहाफ़ियों के लिए पिछले 75 बरसों में पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए हैं, उन्होंने अपने ऊपर इल्ज़ामात भी लगवाए हैं, उन्होंने जेलें भी काटी हैं, उनको कत्ल भी किया गया है, उनकी ज़ुबान बंदी भी हुई है, उनके लिखने पे, कहने पे, बोलने पे पाबंदियाँ भी लगी हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आता है वो ये है कि सहाफ़ियों की अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो क्या है। ये भी अहम बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सहाफ़ियों को पाबंदियों का सामना भी है और हमेशा रहा है और मेरा ख्याल है रहेगा भी, लेकिन ख़ुद सहाफ़ी तंजीमों, सहाफ़ती बरादरी और सहाफ़ियों को जो फ़ेक न्यूज़ से ख़तरा है, जो प्रोपेगेंडा से ख़तरा है, जो एक ख़ास मंसूबे के तहत मुनज़्ज़म अंदाज में सहाफ़त के चेहरे को जिस तरह से बिगाड़ा गया है, उसको दुरुस्त करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये एक चैलेंज है जो कि सबसे बड़ा है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जहाँ हम लड़ते रहें, इन पाबंदियों के ख़िलाफ़ लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सबीन लगता है कि पाकिस्तान का डंका बज रहा है। जो खेल आता है, जो बाउट आती है, जो फाइट आती है, उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फाइटर्स जीत और एक बात ये होती है कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, पूरे राउंड भी नहीं खेलते और बस पिछाड़ देते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि इन फाइटर्स ने टारगेट रख लिया इंडियन फाइटर्स को। सही बात कि उनको हराना है, उनको गिराना है, उनको ज़ेर करना है। अभी जो दुबई कराटे कॉम्बैट हुई जिसमें शाज़ेब रिंद, वो क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद रिजवान अली, ही फ्रॉम पंजाब, और उन्होंने भी भारतीय हरीफ को शिकस्त दी है। इससे भी हम कह सकते हैं कि वन साइडेड कंपटीशन था तो वैसे 2 साइडेड बना 1 साइडेड दिया गया, व्हिच इज अ रियली गुड थिंग। रिजवान अली ने पवन गुप्ता है उनको सिर्फ 1 मिनट में ढेर कर दिया। और अब क्या करना चाहते हैं वो, अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है जिस पर उन्होंने नजरें जमा दी हैं। अब इस शानदार कामयाबी के बाद हुकूमत किस तरह से सपोर्ट कर रही है, जो ऐलान उन्होंने किया है एक प्राइस का 5 लाख रुपए का, आई थिंक इनाम ज़रा जितना भी हो, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि ज़रा आप सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है ना कि तमाम फाइट्स जो होंगी, जो इवेंट्स होंगे, उसमें भी उनको सपोर्ट करेगी। अच्छा, ये ऐलान हो चुका है, अब आगे इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, अपने वादों को किस तरह पूरा किया जाता है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। रिजवान अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। रिजवान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रिजवान, ये क्या मतलब सामने भारतीय हरीफ देखते हैं तमाम पाकिस्तानी फाइटर और उसके बाद अंदर के जज्बात जाग जाते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर ओपोनेंट को फारिग, इतने मुक्के? बिल्कुल ऐसा ही है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इंडिया के साथ लड़ें किसी भी खेल में। तो इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की हुई थी। मैं 3-4 महीने से ट्रेनिंग कैंप में था थाईलैंड में, वहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत की। फिर उसके बाद रमज़ान की वजह से मैं वापस आया, फिर यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की। रमज़ान में 2 टाइम ट्रेनिंग करना और रोज़ा भी रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पर अल्लाह ताला की मदद से हमने वो किया और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी। और जाहिर है ये जो फाइट की हद तक, मतलब खेल की हद तक, जाहिर है ये सेंटिमेंट सबके होते हैं। बाकी पाकिस्तानी पुरअमन हम मुल्क है और हमारी सोच भी अमन पे ही कायम है। अच्छा, ऐसे में अगर रिंग में उतरते हुए क्या ख्यालात माइंड में उस टाइम पे आपके आ रहे होते हैं कि उस टाइम पर क्या करना है? क्या नर्वसनेस होती है या अब बस आदत होगी और बस जीत के आना है? जी, मैं तकरीबन 7-8 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली पाकिस्तान को, और मेरे पास 4 इंटरनेशनली टाइटल भी हैं, जिसमें मैंने 3 मरतबा अफगानिस्तान को शिकस्त दी और 1 मरतबा ईरान को और अब रिसेंटली इंडिया को भी। तो मैं पाकिस्तान का भी नंबर 1 रैंक पे हूँ और साउथ एशिया टॉप 7 पे। तो अच्छा, पाकिस्तान नंबर 1 है? जी, और साउथ एशिया में मेरी 7 रैंकिंग है। और पहले तो प्रेशर होता था, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं काफी ज्यादा, तो अभी प्रेशर नहीं फील होता। अच्छा, आपने जिस तरह का पाकिस्तान नंबर 1, तो मैं ज़रूर जानना भी चाह रहा था आपसे कि जो मैंने आपके बारे में पढ़ा कि गालिबन 7 प्रोफेशनल फाइट्स हैं जो कि आप जीते हैं, या 7 से ज़्यादा हो गई हैं अब इसको इंक्लूड करके? मेरी कुल 8 इंटरनेशनल फाइट हुई हैं और 8 विन हैं। ओके, और मतलब
जीतते ही जा रहे हैं। और ये जो आप नेक्स्ट आपका प्लान है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जो कि होनी है यूएस में, कब है, क्या तैयारी है और इसके लिए क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त? ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार है हमें, और हम लगे हुए हैं मेहनत करते हुए, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग, वहाँ पे जितने भी दुनिया के टॉप कंटेंडर हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान का नाम करना है और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा रिजवान, ऐसे में हुकूमत ने जो आपके लिए ऐलान किया उसके बारे में बताएगा। 5 लाख रुपए नकद इनाम जो है उसका ऐलान किया गया है, और साथ में ये भी ऐलान किया गया है कि आपको आगे आपकी जितनी फाइट्स होंगी उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जी ऐसा ही है, पहली मरतबा उन्होंने ऐलान किया। मैं 6-7 साल से रिजाइन कर रहा हूँ पाकिस्तान को, बड़ी खुशी हुई कि हुकूमत हमारा साथ देगी इस मरतबा, और काफ़ी फाइनेंशियली ग्रासेस आते हैं हमें। तो जैसे हम कैंप के लिए जाते हैं इंटरनेशनली, तो वहाँ हमारा काफ़ी खर्चा हो जाता है। हमारे पास तो इंटरनेशनली कोच भी नहीं है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर सके, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम और रोशन कर सकेंगे इंशाल्लाह। कमिंग बैक टू दिस फाइट जो दुबई में हुई और जिस वक्त जीत गए वो पाकिस्तान का परचम आप उस रिंग में लेकर घूम रहे थे, उस वक्त आसपास का माहौल कैसा था, क्या शोर था, क्या नारे थे, क्या मोमेंट था? जी काफी अच्छी फीलिंग की, सारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और मैं उस चीज को बहुत एंजॉय कर रहा था। अच्छा और रिजवान, कोई टीम होती है, ज़रा आप एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे शाहजेब रिंद से मुतालिक ज़रा मैंने जब बात की टीम थी जिसको वो लीड कर रहे थे, तो इन योर केस ऐसे ही था, डिफरेंट कैटेगरी थी और एक टीम थी? जी हर अपनी वेट कैटेगरी होती है, और जो लड़ते हैं वो फेदर वेट में लड़ते हैं, मैं लाइट वेट में लड़ता हूँ। ओके और लाइट वेट कैटेगरी में आप पाकिस्तान के नंबर 1 हैं इस डोमेन में। जी और ये कितने अरसे से आपने इस टाइटल को रिटेन किया हुआ है? तकरीबन 3 साल से मैं इस टाइटल को रिटेन किए रखा हुआ है। और इसको रिटेन रखने के लिए ज़ाहिर है फिर आपको एक ख़ास टाइम के बाद एक फाइट में जाना होता है, फाइट अनाउंस करनी होती है, उसको जीतना है, तो फिर आप टाइटल रिटेन रख पाते हैं, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। अब नेक्स्ट सीजीसी में मेरी फाइट आ रही है दुबई यूरोपियन फाइटर के खिलाफ, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमें दुआओं में याद रखें, क्योंकि हम पाकिस्तान का नाम और रोशन कर सकें। ज़रूर रिजवान, पाकिस्तान का नाम आप रोशन करेंगे, और हर फाइट के बाद जिस तरह से आप पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं वैसे ही हमें बड़ी खुशी हो रही होती है। तो पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है, और आप जैसे और भी जितने टैलेंटेड हम एथलीट्स को बुला रहे होते हैं, उनसे हम बात कर रहे होते हैं, बड़ी खुशी हमें हो रही होती है। और रिजवान, ऐसे में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की जब हम बात करते हैं, जो मसाइल सामने आते हैं, चूँकि ज़रा एक महंगा खेल, महंगा शौक है, अब तो हुकूमत ने सपोर्ट का ऐलान किया, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि फ़र्स्ट टाइम ये है कि हुकूमत ने आपके लिए कोई ऐलान किया, तो इससे पहले इतने सालों से जो आप खेल रहे हैं, जो टाइटल्स आपने विन किए हैं, तो इसमें कैसे खुद से मैनेज किया? जी काफ़ी हार्ड होता है खुद से मैनेज करना, क्योंकि अपने डाइट का ख्याल रखना, उसके बाद इंटरनेशनली कैंप पे जाना, कोचिज़ का खर्चा देना, उनकी फ़ीस पे करना, तो वहाँ पे रहना, अकोमोडेशन मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। उसमें यह है कि मेरे हेड कोच हैं, वो मेरे मामू भी हैं, वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और एक मेरे बड़े भाई हैं, वो पाकिस्तान के एक्स फाइटर भी हैं, अहमद अली, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इस गेम को कैरी रखा हुआ है। लेकिन चलिए इसमें वही वाली बात है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट ज़रूर करें, और अब जाहिर है जिस तरह से ऐलान किया गया है ये एक अच्छी बात है। और रिजवान जिस तरह से है आपको किया है, ऑब्वियसली बहुत सारे और लोग भी मुंतज़र हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एथलीट से वो यही बात कर रहे होते हैं कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो ये इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि आपके लिए ये ऐलान कर दिया गया है अभी। बिल्कुल। और रिजवान, इसमें एक चीज़ अगर थोड़ी सी हम पूछ लें, ज़मीन खाने पीने से मुताल्लिक होता है ना कि चूंकि इस कैटेगरी में रहना है आपने, तो आपको डाइट का बड़ा ख्याल रखना होता है वैसे। अब ऐसे में इफ़ यू आर फूडी और आपको कोई बहुत चीज़ बहुत पसंद हो, लेकिन चूंकि आपने उस कैटेगरी में रहना है तो फिर आप वो चीज़ ना खाएं, ऐसा आपके साथ भी होता है रिजवान? जी बिल्कुल होता है। मैं एक बर्ड फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं खाने पीने का शौकीन भी हूँ। तो ये है कि एक पाकिस्तान के जब आपके अंदर एक हंगर होता है, एक गोल होता है कि उसको अचीव करना है, फिर आपने ये कुर्बानियां देनी होती है। ये सैक्रिफाइस वाकई ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है कि अपने वेट और अपनी स्ट्रेंथ की वजह से ना, कि आपने अपना स्टेमिना उस तरह से मेंटेन रखना है, और आपने वो फूड नहीं खाना जो कि बाकी सब खा रहे होते हैं, बिरयानियां और बाकी सब एवरीथिंग। चले रिजवान, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जी जी आप बताइए होते हैं,
इवन आप दोस्तों में बैठे होते हैं तो खा रहे होते हैं बड़ी मजे से, तो आप उनका मुंह देख रहे होते हैं। ये आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपके माइंड में इस वक्त है जो इस तरह करता है आपके साथ कि खुद वो सब कुछ खाता है और आप नहीं खा पाते? मेरा दोस्त है एक मनान सरवर नाम है उसका, तो वो जानबूझ के ना मेरे खाता भी है मुझे ये चीज खा रहा हूँ। और अगर ये आपके दोस्त को हम ऑन एयर कह रहे हैं जी, ये ना करें आप, रिजवान को तंग ना करें, ना उनके जज्बात से खेलें। आपने जो खाने अलग बैठ के खाएंगे वो फिर मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। रिजवान, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपकी ये विक्ट्री पाकिस्तान की विक्ट्री है। बढ़ेंगे आगे, शादियों का सीजन है, लेकिन जो शादी से पहले का एक मामला होता है ना, सबसे अहम मामला वो होता है। नहीं, वैसे इस पर दो राय हैं कि शादी से पहले का मामला बहुत अहम होता है या शादी के बाद का मामला बहुत अहम होता है। शादी भी अहम होती है, शादी भी अहम होती है। लेकिन आज हम जरा प्री वेडिंग जो मामला है उस पर डिस्कशन करेंगे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अच्छा रिश्ता। अभी अच्छे रिश्ते की डेफिनेशन क्या होती है? सो सबीन, What do you think? अच्छा रिश्ता क्या होता है? I think it varies from person to person कि उसकी क्या डिमांड्स हैं, उसके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, उसने क्या गोल सेट किए हुए हैं, और देन बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपको फिर किस बैकग्राउंड का इंसान चाहिए। सो अच्छा, अब एक चीज़ ये भी होती है कि रिश्ता पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो नहीं, आप यूके के हवाले से बता दें। नहीं, कनाडा की बात कर लें, नहीं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, कुछ चाइना की बात कर लें। अच्छा। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो रिश्ता जो होता है वो दो फैमिलीज के दरमियान होता है, ना कि सिर्फ दो लोगों के दरमियान होता है। तो अब फैमिलीज की बातों का डिफरेंट डिमांड्स होती है और जो वो शख्स होता है या लड़का लड़की, उसकी डिमांड जो है वो डिफरेंट होती है। हाँ, लेकिन फिर भी एक बुनियादी सी बात तो जरूर है जो करनी चाहिए कि रिश्ता करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए। वो जो सोशल स्टेटस की बात आप कर रही हैं, सोच की बात आप कर रही हैं, पसंद नापसंद की बात आप करें, तो उसमें ज़रा कुछ ना कुछ बुनियादी फैक्टर्स तो होंगे कि अच्छा इन बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। इस पर आज हमारे साथ एक पैनल होगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं हमारे पैनल से। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, होस्ट भी हैं, एक्टिंग भी आपने की है, एक्टिविस्ट भी हैं, माया खान आज हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के थ्रू। माया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। माया, बुनियादी सवाल तो हम यही करना चाहेंगे, एक अच्छा रिश्ता क्या होता है? आपका जितना एक्सपीरियंस है, जितना आपने आसपास देखा है, जो लोगों ने तजर्बात शेयर आपसे किए, आपकी नज़र में एक अच्छा रिश्ता क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे एक्चुअली, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख सकती हूँ, तो आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे लग रहे होंगे, ब्राइट लग रहे होंगे। लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये हमने देख लिया। हम आपको देख सकते हैं। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा पैनल पे और कौन कौन है मेरे साथ, ताकि ऑब्वियसली अगर सो हमारे साथ कौसर फिरदौस साहिबा भी हैं, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, उन्हें हम वेलकम भी करते हैं। कौसर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ग्रेट टू हैव यू एज वेल। तो बस कौसर साहिबा साथ मौजूद है हमारे। माया, ओके ग्रेट। तो अच्छा रिश्ता क्या है? देखिए, आई रियली हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक कोशिश करती हूँ कि जब भी बात की जाए, कि सवाल एक ऐसी चीज अमानत हो जाती है कि जब आप जवाब देना तो वो एक, आप अगर ईमानदारी से नहीं दे रहे ना, सबसे पहले आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। जिस जमाने में हर टाइम के साथ, अगर पहले इंटरनेट नहीं था, तो उससे पहले फोन, सेलुलर फोन्स भी नहीं थे। तो सेलुलर फोन आए, हम चेंज हो गए, हमारे इंटरनेट आया, हम और चेंज हो गए, हमारी जिंदगी में और चेंजेस आए, हम और चेंज हो गए, टाइम और बदल गए। हमारे जमाने में बच्चों को क्वालिफाई ज्यादा किया जाता था कि टीचर्स के बारे में हम पूछे ना पूछे, लेकिन आज के वक्त में टीचर्स के बारे में ही पता किया जाता है इससे पहले कि बच्चे का एडमिशन वहां कराया जाए। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। देयर आर 3 A's दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट: एक्सेप्ट, अडैप्ट एंड अकोमोडेट। बिकॉज सबसे पहले अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चेंज आ गया है, जब तक उससे फायदा ही कोई नहीं है। मेरी जिंदगी में फेलियर हुआ, यस आई एक्सेप्ट माई फेलियर। अगर मुझसे गलत जजमेंट हुई, यस आई एक्सेप्ट माई जजमेंट। बट द अच्छा रिश्ता क्या होता है? अच्छे रिश्ते सब हैं अपनी नजर में, सब अच्छे रिश्ते हैं। सही बात है। कैसे कोई, मतलब अपने आप को सेल्फ एडिफिकेशन के बगैर इंसान सर्वाइव कैसे करेगा? आपकी नजर में वो अच्छा है कि नहीं है, वो क्राइटेरिया क्या है किसी के लिए? हाँ, किसी के लिए उसके सींग है तो वो आपके लिए उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अप्रूवल होगा। अगर उसके सींग नहीं है तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। द पॉइंट इज कि मेरे और आपके नजरिए के हिसाब से क्वालिफाई कौन करता है? और फिर अहम सवाल ये होता है कि मैं और आप होते कौन है किसी को क्वालिफाई करने वाले? हम हैं कौन?
हम पहले खुद को तो अपने आप को तो आइडेंटिफाई कर लें कि भाई हम हैं क्या चीज, हमारी फॉल्ट्स क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे फेलियर्स क्या है और फिर हमारी सक्सेस क्या है। तो वही वाली बात है माइस के अंदर के एग्जैक्टली इसमें वही वाली बात है कि पसंद नापसंद आप पे डिपेंड करता है, बट किसी को जज करना वो एक बहुत गलत चीज़ है, आपको जज नहीं करना चाहिए। अच्छा कौसर साहिबा की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले कॉल जरा लेते हैं। किंजा हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम किंजा, क्या कहना चाहेंगी? मैं इस बात से ये पर किंजा हम आपको सुन नहीं पा रहे। आई थिंक आपने अपना टीवी का वॉल्यूम जो है और दोबारा कॉल कनेक्ट करते हैं। एक और कॉलर है ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि जब हम लोग मिलते हैं, लाइक यूजली अरेंज मैरिज जो लड़की या लड़का मिलते हैं तो वो यूजली अवेयरनेस नहीं रहती, उनके लड़कियों को एजुकेट नहीं किया जाता कि आप लोग कि लड़के से सवाल करें, सिर्फ लड़के ही सवाल कर रहे होते हैं, वो सवाल नहीं कर पाती। और इसमें पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि पेरेंट्स जब अरेंज मैरिज या लव मैरिज के लिए रिश्ते देख रहे होते हैं तो वो अपने उसके हिसाब से सवाल नहीं करते लड़के वालों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सवाल लड़के वाले ज्यादा करते हैं, लड़की सवाल नहीं करती। लड़की वाले लड़की खुद जो है वो लड़के से सवाल नहीं करेगी। कौसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बड़ा आज का जो टॉपिक हार्ट टचिंग मौजू है और बड़ा सेंसिटिव मौजू है ना। अच्छा रिश्ता कैसा होना चाहिए या अच्छा रिश्ता क्या होता है, देखिए इसकी कोई साइंटिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान से है, इंसानी रवैयों से है जो कि हर वक्त चेंज होते रहते हैं। और जहाँ तक रिश्तों की बात है तो ये फैमिली टू फैमिली वैरी करती है बात, ठीक है। मेरी हर बात के दो पहलू होंगे और इस हवाले से भी कि लड़के की बात हो रही है या लड़की की बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, हर बात के दो पहलू होंगे। अब उसमें क्या है जी कि सबसे पहली बात यह है कि जब आप मेरी बात शुरू होगी लड़की के रिश्ते से, सही कि जब कोई फैमिली अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए निकलते हैं, देखते हैं रिश्ता, तो वो पहले से माइंड सेट के साथ जाते हैं कि हमें अपनी बच्ची के लिए कैसा रिश्ता चाहिए। बहुत अहम बात। सबसे पहली बात उन्होंने अपने गोल्स सेट किए होते हैं कि हमें अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए, एक संजीदा रिश्ता चाहिए, अच्छी फैमिली का रिश्ता चाहिए। बट देखें, मैं जब ये बात कर रही हूँ कि फैमिली टू फैमिली वेरी करती है बात, हमारे यहाँ सबसे पहले अगर लड़कों की बात की जाए साथ ही लड़की के पैरेलल बात चल रही होगी कि लड़के वाले भी ये बात माइंड सेट के साथ जाते हैं कि हमें कैसी लड़की चाहिए, हमें कैसा, जैसे हमारे यहाँ एक सबसे जो मजबूत जो एक दलील दी जाती है कि लोग कास्ट से बाहर नहीं जाते। हाँ। पहली बात कि जी लोग कहते हैं जी कि हम अगर चौधरी हैं तो चौधरियों में रिश्ता करना है, अगर हम जट हैं तो हमें जट में रिश्ता चाहिए, अगर हम शिया हैं अहले तशी हैं तो हमें अहले तशी में रिश्ता चाहिए, वो अहले तशी से बाहर नहीं निकलते। बस ये जो सबसे पहली चीज़ है ये फैमिली ने पहले से सेट की भी होती है। अच्छा, अब इसके साथ पैरेलल एक बात और चल रही होती है कि रिश्ता जो है वो लड़के और लड़की की मर्ज़ी का होना चाहिए या वालिदैन की मर्ज़ी से होना चाहिए, यानी जिसे आजकल आप कहते हैं कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। और फिर अक्सर जब सवाल करते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि लव भी है और अरेंज भी। जब बात उसको बैलेंस करने के लिए परेशान आप हो जाते हैं कि यार लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। ठीक है ना, लड़के लड़की की मर्जी भी शामिल है और पेरेंट्स की मर्जी भी शामिल है। मर्जी शादी होती है तो ज्यादातर तो ये तो मर्जी के मुताबिक ही होती है ना, बट लव मैरिज अरेंज मैरिज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मरियम की कॉल है, उनकी बात जरा सुनते हैं। जी मरियम, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मरियम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मरियम कहिएगा। जी, मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जब रिश्ता देख रहे होते हैं तो मोस्टली फैमिलीज, मतलब पेरेंट्स स्पेशली देखते हैं, वो ये देखते हैं कि लड़का जो है उसकी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, मतलब वेल सेट हो, फैमिली वेल सेट हो, मतलब बेसिकली जो चीज़ देख रहे होते हैं वो ये होता है कि मतलब पैसे वगैरह सही हो, फैमिली है। यानी मरियम आपका पॉइंट ये है कि आजकल लगता ये है कि लोग ये राय रखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है तो वो रास्ता अच्छा है। मैं सही समझाऊं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया कॉल की। माया, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले जो कॉलर थे उन्हीं का सवाल लेकर कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि किसी भी रिश्ते के वक्त लड़की को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो सवाल करे। इसमें ये कतन ऐसी बात नहीं कीजिए अगर वो सवाल करेगी तासुज, अगर लड़की बहुत आउटस्पोकन है या बोल्ड है, उसने जिंदगी गुजारनी है, इफ शी इज आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ओके,
आप दोनों चाहते हैं मैं बहुत ऑनेस्टली जवाब दूं? बिल्कुल। बहुत कमर्शियल सा, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दूं। बी ऑनेस्ट माया। ताकि लोग मेरे पीछे पड़ जाए। देखिए, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, राइट? हमारे पास चीजें जिसमें हम दुनिया देख सकते हैं, कैसे लोग हैं, कैसे रिश्ते हैं, कैसे वीडियोस हैं, कैसे टिकटॉक्स हैं, कैसे इंस्टा है, कौन कहाँ पे किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। फिर हम वहां पे लड़की को बोलते हैं कि तुम कुछ बोलना नहीं, और जब वो शादी हो जाएगी और कुछ बोलना, वो मैंने वीडियो देखी थी वहां पर ना, वो लड़की ये कर रही थी, है तुम तो शादी से पहले बोलती नहीं थी। ओ माय गॉड, इस बबल से निकल आए कि तुमने कुछ नहीं बोलना और तुमने बोलना है, और लेट मी, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं कह रही थी कि पॉप कर देती हूँ आज मैं ये बबल, कि इस सोच से अब निकल आए कि लड़की कुछ ना बोले, लड़की बात ना करे, लड़का सवाल ना करे। अरे क्यों नहीं करें, उनको सवाल करने दो, क्योंकि कल उन्होंने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है। फिर जब शादी हो जाती है आप कहते हैं देखो मियां बीवी की आपस की बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। फिर जब शादी हो जाती है कहते हैं देखो घर से बाहर निकली ना, बात बड़ी बेइज्जती की बात है। फिर उसके बाद अगर लड़की खुश नहीं होगी, देखो हमने तुम्हारी शादी कर दी तो वहीं से वहीं निकलना। और बेचारा अगर लड़का बेचारा होगा, मासूम होगा, कहेगा जैसा भी है देखो तुमने बर्दाश्त करनी है अब, क्योंकि अब हमारा बच्चा हो गया है। ओ माय गॉड यू गाइज, I mean, we have to be realistic as far as surviving this world is concerned. सबसे पहले तो हमें सांस लेने की जरूरत है। सबसे पहले हमें इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि वाकई में कि हमें शादी करने की जरूरत भी है कि नहीं। सिर्फ इसलिए कि शादी करनी है, जब आप ऐसे लोगों की शादियां जबरदस्ती करवा देते हैं तो वो सर्वाइव नहीं करती हैं। बिल्कुल ठीक बात आती है। फिर वो हाँ माया, देखिए ये जो पीयर प्रेशर में बहुत सारे लोग शादी करते हैं ना जी, उम्र निकली जा रही है और इर्द गिर्द के लोग बहुत ज्यादा आपको कह रहे हैं कि जी आप शादी कर रहे हैं, लड़का हो लड़की हो, उस टाइम पर आपको खुद भी पता होता है कि आप मेंटली रेडी है कि नहीं। जहाँ उम्र निकल रही है वहां पे यार वो बात तो उम्र क्या निकली रही है, मतलब बात तो सिर्फ ये है कि हम अपने आप इस जगह पर, हमें अपना पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में। फॉर द लॉन्गेस्ट इयर्स ऑफ लाइफ हमें पता ही नहीं होता कभी अपनी बाकी की जिंदगी मुतासिर कर देते हैं सिर्फ इस सोच पे कि उम्र निकल जा रही है तो शादी कर लो। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। किंजा की कॉल है हमारे साथ। किंजा अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना या पूछना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। जी सर, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगी कि जब एक रिश्ता देखा जाता है तो लड़के की, मैं कहती हूँ, शक्ल सूरत पे नहीं जाना चाहिए ना, उसकी मेन चीज है वो उसकी तरबियत है। अगर उसकी तरबियत आप देख लें कि अच्छी हुई भी है तो फिर वो आगे जिस लड़की को लाएगा उसको वो उस तरीके से लेके चलेगा। यहाँ पे लड़कों की सोच होती है, उनका माइंड कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें इजाजत है दिन में 4 शादियां करने की। आप एक शादी निभा नहीं सकते, दूसरी 4 शादियां कहाँ से कर लोगे? तो मैं यही, ठीक है ज़रा, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक है, ऑब्वियसली किंजा ये आपका ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू है, बट एट द सेम टाइम जो आपने पहले बात जो आपने की है वो बहुत वैलिड है, उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन एक और कॉलर उनसे जरा बात करते हैं। जी कायनात, क्या कहना चाहेंगी? टेलीविजन का वॉल्यूम आपको लो करना होगा, जो भी मैं कॉल करे। आप ऐड करना चाह रही थी कौसर साहिबा इस पे? मैं यहाँ पर इन कॉलर के साथ एक बात ऐड करना चाहती हूँ, और मेरी थोड़ी सी एडवाइस भी है यहाँ पर सोसाइटी में पेरेंट्स के साथ, कि जब वो कोई रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो जो चीज़ें उन्होंने सेट की हुई होती हैं, यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। मसलन जैसे एक बच्ची के लिए वो जाते हैं, अपने बेटे के लिए बच्ची देखने के लिए, तो कहते हैं चांद सी बहू। ये एक बात सेट हुई हुई है ना, चांद सी बहू। अब देखिए कि किसी लड़की का खूबसूरत होना, प्यारा होना, या ये चीज़ें मैटर नहीं करती प्रैक्टिकल लाइफ में। वो चीजें जो शादी के बाद काम आनी होती है उनका भी शादी से पहले कहीं जिक्र नहीं होता। चांद सी बहू की फैमिली भी कह दे कि सूरत सा दामाद चाहिए तो फिर क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा। देखिए बच्ची की सीरत पर कोई बात नहीं की जाती। I am sorry, we are so past that thought process कि चांद सी बहू चाहिए और सूरत सा दामाद चाहिए। We have passed that thought process. I'm sorry, I will agree to disagree over here. सबसे पहले तो एक चीज की कमी का एहसास होना ही जरूरत है। पहले तो ये पता चल जाए कि मुझे अपनी लाइफ में किस तरह का इंसान चाहिए, वो अपने पेरेंट्स से शेयर करे। ऑनेस्टली कोई भी रिश्ता, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे वो कलीग्स का हो, चाहे वो आपस में जो है वो काम करने वाले कोवर्कर्स का हो, माँ बाप का हो, बहन भाइयों का हो, साथ रहने वाले एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का हो, you should be able to breathe in a relationship. Only that is only when it will survive my. Exactly, आपको जिंदगी एंजॉय करनी है एक साथ, आपने उस जिंदगी को जीना है,
आपने उसमें सफर थोड़ी करना है, आपने उसको एंजॉय करना है। और एक बात लोग जो भूल जाते हैं वो ये है कि अच्छा खूबसूरत शक्ल जो आपके लिए, वैसे हर चेहरा खूबसूरत है ऑब्वियसली, लेकिन आपने जो खूबसूरती के स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, अब उसमें कितने दिन वो आपको चेहरा इतना खूबसूरत है? 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद तो वो शख्स आपके साथ है और वो एक मतलब वो शक्ल भी आपके लिए आम हो जाती है। खूबसूरती जो भी आपकी डेफिनेशन है वो जामिन है उस रिश्ते के चलने के। मैं इसमें एक सवाल और भी, Honestly, guys, I'm so sorry, आप लोगों ने मुझे गलत इंसान को शायद इस टॉपिक पे ले लिया। I meet my clients across the globe. मेरे clients, because मैं weight loss पे और diet coach की तरह काम कर रही हूँ, तो I meet women from Canada to America to UK to Dubai to Saudi to पाकिस्तान के हर हिस्से में। मैं जब उनसे बात करती हूँ तो उनका ये होता है, मेरे मियाँ कह रहे हैं तुम ना पहले बड़ी पतली थी ना, अब तुम पहले की तरह पतली हो जाओ, और ना मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे पतला होना है। मैंने कहा मियाँ के लिए पतला होना तो मैं जा रही हूँ, अपने लिए पतला होना है तो मैं ठीक है खड़ी हूँ। ये बढ़िया हम बात। अगर आपके रीजन ही सही नहीं है तो फिर आगे की इमारत क्या बनेगी? अभी एक लड़की का कॉल आया और उसने ये कहा कि गवर्नमेंट जॉब अगर होती है, अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, ओके फाइन, 17, 18, 21 ग्रेड की आपको बंदा है और वेरी गुड, इधर रिश्ता करेंगे, मारता वो रोज सुबह, ठीक है, शराब पी के वो रोज आता है, ठीक है, और खवातीन से उनके जो है शौक अलग चल रहे हैं, हर तरह से वो खराब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए हमें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक बात, हमारी जिंदगी सही बात है। माया, एक कॉलर भी है, जरा उनको भी शामिल करते हैं। मोहसिन है दुबई से, उन्होंने कॉल किया। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जी, मुझे पूछना है कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब कि क्या किस तरह का आपको चाहिए, मतलब आप क्या रिश्ता क्या चाहिए किसको? कुछ गलत समझ बैठे हैं। आपको ये तो नहीं समझे कि हम रिश्ते करा रहे हैं इस वक्त? ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। एक मिनट, मोहसिन आप क्या करते हैं? क्लियर नहीं आ रही। अच्छा मोहसिन आप क्या करते हैं? हेलो मोहसिन, आवाज आ रही है? ठीक है जी, वो मुझे लग रहा है किसी मैरिज ब्यूरो से कॉल करे, तो लगा कि हम शायद कॉल्स ले रहे हैं और फिर लोगों के रिश्ते करवा रहे हैं। अच्छा टॉपिक सुने, उसके बाद जरा कॉल करें, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। अच्छा बना, लेकिन मोहसिन इज रेडी टू मैरी समवन, दुबई में रहते हैं, क्या ये क्वालिफिकेशन इनफ होता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ लड़के के साथ नहीं होता। ओके, रिश्ता बेसिकली दो फैमिलियों के दरमियान। अच्छा, इसमें कितनी परसेंटेज होती है? यानी एक लड़का और लड़की वो आपस में सिर्फ ये तय कर लेंगे शादी करनी है कि वो कहेंगे फैमिली का क्या है, हमारी जिंदगी हमने गुजारनी है? नो 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 नो, देखिए फैमिली बहुत बड़ा मैटर है। अच्छा, एक फैमिली ने एक बच्चे को परवान चढ़ाया, आप उस बच्चे को देख के ये बता सकते हैं या उस फैमिली को देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा क्या है, ठीक है, क्योंकि वो फैमिली जो है, जैसे माया ने बड़ा इनकार कर दिया, माया उस तरफ आते हैं। जी, कोई भी बंदा बात जब कर रहा होता है वो अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मेरा तजुर्बा आपके तजुर्बे से डिफरेंट है, आपका तजुर्बा मुझसे डिफरेंट है, अपना अपना एक्सपीरियंस है ना। Absolutely. बात यह है कि कोई भी बात जो है कोई एक बात भी कोई एक कुलिया जो है सब पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऐसा ही है, हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। जो बात मेरे लिए ठीक है हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो, जो किसी और के लिए ठीक है हो सकता है मेरे लिए ठीक ना हो, ठीक है। इसलिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है, हर एक की प्रायोरिटीज डिफरेंट है, ठीक है। आप मेरा ये ख्याल है कि रिश्ता सिर्फ एक लड़के और लड़की का नाम नहीं है, ये दो फैमिलीज का नाम है। माया आप ऐड करेंगी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है? कौसर साहबा, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, मगर वो वाली सोच है कि आपने जो बात कही है वो एक ऑब्वियसली एक फर्म बात नहीं है, जैसे कि मेरी बात भी हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स बात करती हूँ। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लड़कियों की जिनके पाकिस्तान से नहीं है, उनके अगर मैं केस रेशियो आपसे शेयर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि खानदान अच्छा था, फैमिली अच्छी थी, लविंग थी, पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, लेकिन वो जो लड़के आपस में निकले, आखिर में निकले, वो कुछ और निकले, और एक नहीं मल्टीपल केसेस अब्रॉड, इन कनाडा, इन अमेरिका, इन यूके, क्यों वहां पर नेशनलिटी थी, लोगों ने कहा कि बाहर का रिश्ता है, हम कर देते हैं, लड़के बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत अच्छी है, लड़का भी अच्छा होगा,
घर वालों को पता होता है कि आपके पीस में क्या डिफेक्ट है। और ये कहना, कौशल जी आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगी कि शादी कर दो ठीक हो जाएगा, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। सबसे गलत अप्रोच है ये, सबसे गलत अप्रोच। हाँ, ये नहीं होता। पहले उसको ठीक करो, क्योंकि वो लड़की शादी करके आ रही है एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज काउंसलर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो छोड़कर आ रही है तो उसको भी एक काउंसलर चाहिए। तो ये दोनों तरफ बैलेंस करना। पहले अपने बच्चे को ठीक करें और उसके बाद जो है किसी की जिंदगी आप खराब मत करें। वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है कि उसको पता हो कि आपके एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते जी। कायनात ने हमें कॉल किए, रहीम यार खान से उनसे बात करते जी। अस्सलाम वालेकुम कायनात, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा माया खान से सवाल है कि ये कह रही हैं कि लड़की को बात करनी चाहिए। तो अगर लड़की बात करती है तो सबसे पहले तो यही कह देते हैं कि लड़की की तो जुबान ही इतनी है कि वो खुद ही पूछ रही है सब कुछ। तो खुद ही पूछेगी ना, शादी भी तो उसने करनी है, अम्मी अपनी थोड़ी करनी है। लेकिन वैसे वो सवाल उनका बड़ा वैलिड है। मैं बात कर सकती हूं? जी माया। हाँ, right? If I'm not wrong. कायनात है। कायनात, I'm sorry. कायनात, आपने मुझसे सवाल अभी कर लिया ये ताकि मैं उस हिसाब से आपसे बात कर सकूं। जी बताएं। हाँ, आपने कहा कि अगर लड़की जुबान खोलती है तो कहेंगे उसकी कहानी बहुत लंबी है। तो एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे कायनात, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि शादी होने से पहले आपको पता चल जाए कि अगर आप अपने ख्याल का इजहार कर रही हैं और इंसान क्या सोच सकता है आपके सोच के हिसाब से, आपके ख्याल को शेयर करने के हिसाब से वो आपको अभी पता चल जाए, बजाय इसके कि कल को वो आपको चुप कर आप रो रो के पूरी जिंदगी गुजारें? ये बात आपकी भी ठीक है, लेकिन हाँ कहना शेयर करें, व्हाटएवर इज इन योर माइंड। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा माया, यहाँ पे भी देखिए ना, मैं ये रखना चाहूंगी, मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स रखना चाहूंगी। ठीक है, हम एम्पावरमेंट की भी बात करें, यहाँ पर हम अपने ख्यालात का इजहार भी करें कि हमें होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बात करनी चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन ये होना चाहिए। बट ऑब्वियसली डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारे मुल्क के। जिस तरह शादी की भी अगर हम बात करें तो यही अभी तक माइंडसेट हमारा है कि शादी जो है वो दो खानदानों का जो होता है कि मेल होता है, ना कि ये कि सिर्फ दो लोगों का होता है। अच्छा कौसर साहब, यहाँ पर देखिए ना, अब आप खुद बात कर रहे हैं, आप अपनी बात की खुद ही तरदीद कर देंगे कि अगर आप 100 लोगों की शादी करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, 100 लोगों की इकट्ठी शादी होती है एक टाइम में, तो 100 के 100 तो खुश नहीं होते ना। सही बात। 100 के 100 तो आबाद नहीं होते ना, उसमें से बहुत सारे हादसात हो जाते हैं। अब आप देखिए, जो आखिर में जो आप कहते हैं 2 लोग रह जाते हैं, वो 2 लोग जो उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल थे, आप कहीं पे भी किसी की भी हिस्ट्री निकालें, मियाँ बीवी का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, कहीं पे भी, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव मैरिज हो, दोनों का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं होता। मसाइल कहाँ होते हैं? पेरेंट्स के। मसाइल कहाँ होते हैं? नंदों के। मसाइल कहाँ होते हैं? देवर के। मसाइल कहाँ होते हैं? घरेलू फाइनेंस के। मतलब उनके अपने ज़ाती जो है मसाइल बहुत कम होते हैं, बहुत कम। जब 2 लोगों ने ये तय कर लिया कि उन्होंने ज़िंदगी साथ गुजारनी है, चाहे वो अरेंज मैरिज है चाहे वो लव मैरिज है, अब वो खुद तो सही चल रहे होंगे, लेकिन जो आसपास की चीज़ें, जो असरात उन पर होते हैं, वो उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। देखिए हमारी शरीयत में, हमारी शरीयत में कहीं पर भी, शरीयत में कहीं पर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं पर भी। आप गौर कीजिए, ये जो इस्लाम हमें कहता है, वो ये कहता है कि लड़के की शादी उस वक्त होनी चाहिए जब वो इस काबिल हो जाए कि वो उसको एक कमरा, एक चूल्हा, एक किचन, उसको प्रोवाइड कर सके, उसको खाने पीने का, चाहे वो एक किचन, वो उसको अफोर्ड करके दे सके। दुरुस्त बात, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ जब एक बच्चा होता है, जवान होता है, तो पेरेंट्स पर जाहिर है पेरेंट्स की बहुत मेहनत होती है उस पर। हम सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हम किसी और सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोई भी माँ बाप अपने बेटे को जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उस बच्चे पर उनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है, उनको उसमें अपना बुढ़ापा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, बेटा जो है वो बिल्कुल भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता, वो भी है। अब वो अपनी बीवी को भी खुशहाल रखना चाहता है। अब दोनों को देखें ना,
आप सिर्फ लड़की की बात ना करें, लड़के के ऊपर सबसे बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। बैलेंस भी रखना है उसमें, और जाहिर है उस प्रेशर को भी किसी तरह से कोप अप करना है, वो भी बहुत जरूरी है। बट ऑब्वियसली यही वाली बात होती है कि डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, बट ऑब्वियसली लड़कियों को या लड़कों को दोनों को बात करने का मौका भी देना चाहिए, और एक आइडियल सिचुएशन जिसकी हम बात करें वो होनी चाहिए ताकि दो लोग आपस में अच्छे से जिंदगी जो है वो गुजार सकें। लास्ट पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें इस डिस्कशन में। आई जस्ट वांटेड टू शेयर, दूर से मैं दिखाऊंगी उनके लोगों के नाम आए हुए हैं, और ये सारे इनबॉक्सेस में मुझे मैसेजेस आए हुए हैं उन लोगों के, आप देख रहे हैं कि मैं जिनको पढ़ भी नहीं सकी हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यूज शेयर किया। ये वो लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं कि किसी ने मुझसे कहा कि मेरी शादी 4 महीने का मेरा बच्चा है और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए। किसी ने मुझे लिखा कि मेरी शादी को 33 साल बाद जो है मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए। किसी ने मुझे लिखा कि एक हस्बैंड ने लिख के भेजा कि मेरी 4 महीने की बेटी है और 1 महीने बाद ही मेरी वाइफ छोड़कर चली गई, मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, ये वो तमाम चीजें हैं। अगर कोई, इस तरह कौसर जी ने बिल्कुल सही फरमाया, हमें दीन नहीं कहता, कोई सख्ती नहीं है कि आपने जो है वो साथ रहना है, लेकिन ये बात पहले क्यों नहीं हो जाती कि अगर इस तरह के मामलात हुए, अगर खुदा न खास्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग्स में इशू आया, हम एक का विंडो रखेंगे, एक ये ओपन रखेंगे डिस्कशन के लिए कि अगर ऐसे हालात होते हैं तो क्या आप हमारी बच्ची को अलग रख सकते, अगर खुदा न खास्ता बने नहीं तो क्या आपकी बेटी अलग रह सकती, या अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाह रहा तो क्या आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि बहुत हमें ये सारी चीजें बहुत ओपन डिस्कस होनी चाहिए। बेसिक्स हैं, एब्सोल्युटली बेसिक्स हैं, डिस्कस होनी चाहिए। और हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा वो इवेंट कैसा होगा, वो जोड़ा कैसा होगा, वो सैलून कौन सा होगा, लेकिन रियल इश्यूज में हम बात नहीं कर रहे होते जो कि होनी चाहिए। माया बहुत शुक्रिया, वक्त मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया। कौसर साहब साथ मौजूद थी। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। आज एक बहुत अहम दिन है, बल्कि कहना चाहिए तारीखी दिन है कि आज पाकिस्तान कह सकते हैं हम कि चांद पे पहुंच रहा है। बिल्कुल तारीख रकम करने जा रहा है, क्योंकि आज 12:50 पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना होगा, जिसके साथ ही पाकिस्तान चांद पर मिशन भेजने वाले उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जो कि फहरिस्त ऑलरेडी बहुत ही मुख्तसर है। और लास्ट ईयर इस साइड पर यानी चांद के उस साइड पर इंडिया का मिशन पहुंचा था। बिल्कुल। और आज हम जब बात करें पाकिस्तान के इस मिशन की, तो पाकिस्तान और चाइना के ताउन से हो रहा है। ये जो सैटेलाइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने स्पार्को की मुआवनत से तैयार किया और इसे चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना किया जाएगा और आज को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा 12:50 पर। यह सैटेलाइट चांद के चक्कर काटेगा और अहम तस्वीर मालूमात जमा करेगा। और जिस तरह से चांद पे पहुंचेगा, जो सैंपल्स इकट्ठे करेंगे और फिर सैंपल्स वापस आएंगे, इससे क्या फायदा होगा, आज हम इस पर बात करते हैं। इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है जी iCube कमर। iCube Q या iCube कमर। अब इस पे बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कोर टीम मेंबर एंड ल्यूनर मिशन पाकिस्तान डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमने इसको वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो इस तारीख साज दिन से मुतालिक हम बात करेंगे कि कितनी सिग्निफिकेंस है इसकी। ज़रा आज वो दिन कि अब से कुछ देर बाद ये मिशन जाएगा चांद की तरफ, तो हम जानना चाहते हैं इसके बैकग्राउंड, कितना इंपॉर्टेंट था ये, कितनी मेहनत रही, क्या तैयारी रही? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज पाकिस्तान का मिशन इंशाल्लाह चांद के लिए रवाना हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको ये एक अपडेट दे देता हूँ। ये बिल्कुल अभी हमारे पास अपडेट आई है कि लॉन्च का टाइम थोड़ा सा डिले हुआ है। ये 12:50 के बजाय अब 2:18 पे है, क्योंकि चाइना में कुछ मौसम की खराबी थी जिसकी वजह से उन्होंने अगली लॉन्च विंडो इसके लिए मुतय्यन की। बिल्कुल अभी खबर आई है। बाकी यानी ये मिशन माशाल्लाह पिछले 2 साल की एक भरपूर मेहनत रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स ये इन्वॉल्व रहे हैं। चाइना का इश्तराक इस तरह से रहा है कि शंघाई यूनिवर्सिटी एक हमारी पुरानी पार्टनर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारी कोलैबोरेशन है। उन लोगों ने भी हमें काफ़ी इसमें सपोर्ट किया कुछ चीज़ों में। और हमारा जो नेशनल स्पेस का इदारा है स्पार्को, उन लोगों ने ओवरऑल इस मिशन को काफ़ी हद तक सुपरवाइज किया। हमने उनकी टेस्ट फैसिलिटीज़ यूज़ की, क्योंकि सैटेलाइट के मुख्तलिफ सब सिस्टम की टेस्टिंग होती है जो हमने वहाँ पे जाके की। तो जी डॉक्टर साहब ऐसे भी ज़ाहिर है चाइना की उसमें सपोर्ट हासिल है, और आपने बताया शंघाई यूनिवर्सिटी की आपने बात की कि किस तरह से वो अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान का कितना खर्चा इस पर आया और फीचर्स क्या क्या हैं सैटेलाइट के, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। बड़ी अहम बात ये कि जो
स्पेस मिशन है, चांद पे भेजना, वो बड़ा एक महंगा काम है क्योंकि लॉन्च कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो हमें ये एक अपॉर्चुनिटी चाइना स्पेस एजेंसी की तरफ से ये मिल गई कि हमें लॉन्च फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। उसके लिए हमने बिड किया, चाइना स्पेस एजेंसी ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी तमाम एप्सको मेंबर स्टेट्स, और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाया, प्रपोजल लिखा और ये विन किया। सो हमने जब ये विन कर लिया तो उसके बाद ये लॉन्च अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई। बाकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ सैटेलाइट बनाने की हद तक रहेगी, मेन जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉस्ट के वो हमने बचा लिए। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि बड़ी एक मिनिमल कॉस्ट के अंदर ये सैटेलाइट बना है। ह्यूमन रिसोर्स भी हमारी अपने स्टूडेंट्स ही हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। सो एक मिशन जो डीप स्पेस मिशन की कॉस्ट है उसके इंतहाई कम परसेंटेज के अंदर ये सैटेलाइट तैयार हुआ है। अच्छा डॉक्टर खुर्रम, हम ज़रूर चाहेंगे कि आज जिस तरह मिशन रवाना हो रहा है 2:18 पर, तो पूरा प्रोसेस समझाइएगा कि जब रवाना होगा कितना वक्त दरकार होता है, कब वो मून के फार साइड पे पहुंचेगा, लैंड करेगा, सैंपल्स कलेक्ट करेगा, पिक्चर्स लेगा, वापस आएगा, क्या क्या लेकर आएगा, उससे हम क्या क्या फ़ायदा हासिल कर पाएंगे, किस तरह रिसर्च में मदद देगा, ये पूरा प्रोसेस होगा, ये एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, एक्चुअली ये सैटेलाइट जब लॉन्च होगा आज इंशाल्लाह, वो तकरीबन 5 दिन का टाइम है मून के ऑर्बिट तक पहुंचने में। सो 5 दिन के बाद हमारा सैटेलाइट चाइनीज लॉन्चर से या मिशन से अलहदा हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट सैटेलाइट के तौर पे चांद के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा और हमारे पास डेटा भी भेजना शुरू कर देगा। सो 8 मई को इंशाल्लाह यानी ये इंडिपेंडेंटली अपना काम शुरू करेगा और 8 मई से ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास इमेजेस आना शुरू हो जाएंगे। और जो आपका दूसरा सवाल था कि इसके अंदर डेटा क्या आएगा, सो हमारे पास इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरास हैं जिनके जरिए हमारे पास इमेजेस आएंगी और एक कुछ और सेंसर लगे हुए हैं जिनसे चांद की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जो फ्यूचर के मिशंस के लिए हमारे लिए बड़ी यूजफुल हो सकती है। और डॉक्टर साहब, ऐसे में मिशन की कामयाबी के कितने चांसेस है? क्या 100% यही है कि एक नॉर्मल बात, ऑब्वियसली नॉर्मल उस तरह से तो नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर जाएगा तो उस तरह से अनसक्सेसफुल नहीं होगा, सक्सेसफुल ही होगा मिशन? जी इंशाल्लाह। ये एक्चुअली क्योंकि एक रिगरस इसके पीछे टेस्टिंग होती है, रिगरस टेस्टिंग के बाद सैटेलाइट इंटीग्रेट होता है। चाइनीज मिशन जो हैं उनके अपने टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, सो हमारी सैटेलाइट उन स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरने के बाद इंटीग्रेट हुई है। सो इसका मतलब है कि तमाम क्वालिफिकेशन टेस्ट पास किए और रिस्क फैक्टर बड़ा कम रह गया। और जहाँ तक चाइनीज मिशन की अपनी बात करें, क्योंकि लॉन्च उनका है, सो चाइनीज मिशन भी हिस्टोरिकली बड़े सक्सेसफुल रहे हैं और उनमें फेलियर ना होने के बराबर है। सो हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारा मिशन भी सक्सेसफुली चांद तक पहुंच जाएगा और वहां से इंडिपेंडेंटली जब काम शुरू करेगा तो इंशाल्लाह सक्सेसफुली डेटा। इंशाल्लाह। ये तो हम अपने सैटेलाइट की बात कर रहे हैं सर, लेकिन अगर हम पूरे मिशन को देखें, क्योंकि ज़रा हमारा सैटेलाइट तो एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है, लेकिन इस पूरे मिशन में अगर हम देखें उसके पूरे फ़ायदों की हम बात करें, वो एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या सैंपल लेकर भी कुछ वहाँ से आएंगे या जब इस मिशन की हम बात कर रहे हैं तो? क्योंकि चाइना का अपना मिशन है, उसके साथ हमारा इटली का, फ्रांस का भी मिशन जा रहा है। तो चाइना का जो अपना बड़ा मिशन है, काम यही है कि उसके 2 पार्ट्स हैं, एक लैंडर जिसने जिसने लैंड होना है मून के सरफेस पे, और एक ऑर्बिटर जिसने मून को ऑर्बिट करना है। तो लैंडर ने लैंड होने के बाद सॉइल सैंपल्स और रॉक सैंपल्स कलेक्ट भी करने हैं और उसने वो सैंपल्स लेके भी वापस आने हैं। सो ओवरऑल मिशन में यानी ये लैंड होना, वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करना भी शामिल है। सो काफ़ी यानी इसमें क्रिटिकल चीज़ें हैं, लैंड सक्सेसफुली हो जाए, सैंपल्स कलेक्ट करें, रिटर्न हो। लेकिन जो चाइनीज़ की हिस्ट्री रही है, सो हमें उम्मीद यही है कि ओवरऑल भी ये वाला मिशन इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहे। अच्छा, और इसमें चूंकि हम बात कर रहे हैं ना कि फार साइड ऑफ द मून जाना है, तो मैं ज़रूर समझना भी चाहूँगा, नाज़रीन के लिए भी आप बताइएगा कि पहले कितनी बार ऐसे हुआ, चूँकि लास्ट ईयर अगस्त में गालिबन इंडिया का मिशन गया था फार साइड ऑफ द मून, थोड़ा सा बताइएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है उस साइड पर भेजना और सैंपल्स वहाँ से आना, चूँकि आप जिस तरह खुद बता भी रहे हैं कि एक ज़रा ऑर्बिटल होगा और एक जो लैंड करेगा वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आएगा, वहाँ की सोयल, वहाँ के जो भी रॉक्स एंड समथिंग, जिससे हम फिर आगे रिसर्च में ज़रा चाइना देखेगा, लेकिन चूँकि बहुत से मुल्कों की कोलैबोरेशन भी है तो एक दूसरे से हम सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो थोड़ा सा इसकी माजी में जो कोशिशें हुई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बताइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है पूरी दुनिया के लिए कि ये मिशन जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए भी बिल्कुल ये बड़ी एक सिग्निफिकेंस है इसकी, क्योंकि अब मून एक इस तरह का बॉडी है जहाँ पे बहुत सारी हमारे पास
रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो बहुत सारे मुल्कों की कोशिश है कि वो चांद के ऊपर जाएं और वहां से सैंपल्स लेके आएं ताकि पता चलाया जा सके कि यहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेज हैं जो जमीन के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। सो फार साइड के ऊपर मिशंस अभी बहुत कम गए हुए हैं। सो फार साइड पे जाने का ये फायदा है कि वहां से भी कुछ सैंपल्स जब आएंगे तो हमें पता चल सकेगा कि क्या पूरे मून का सरफेस एक ही तरह का है या वहां पे कुछ और तरह के रिसोर्सेज हैं, नियर साइड पे कुछ और तरह के रिसोर्सेज हैं। सो ओवरऑल एक सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन और वहां पे रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन, अच्छा, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा है। ठीक, अब चूंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि बड़ा मैं बच्चों वाला सवाल आपसे करने वाला हूँ कि नॉर्मली तो हम यही समझते हैं ना कि जो मून की साइड में नजर आ रही है और रोशन है, चूंकि ज़रा सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है, और जब हम फार साइड की बात करें तो वहाँ तो सर अंधेरा होगा, मतलब क्या नजर आएगा वहाँ पे? जी एक्चुअली चांद भी एक तो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है और दूसरा चांद की अपनी भी एक अपने ऑर्बिट के गिर्द भी रोटेशन है। Okay. चांद ये जो यानी सरफेस रोशन है या हमारी तरफ है या सूरज की तरफ है, ऐसा नहीं है, मतलब वो ऑफ कोर्स यानी रोटेट होता रहता है। Okay. सो ये फार साइड से ये मुराद यानी वो डिफरेंट पोल्स हैं, साउथ पोल। सो एक्सेस के हिसाब से हम ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारे मिशंस कम गए हैं। सो ये मिशन जो फार साइड पे जा रहा है उस पोल पे, ये एक इम्पोर्टेंट यानी एस्पेक्ट है। सर अब जरा इस मिशन के नाम को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। iCube कमर जो इसका नाम रखा गया है, इसको डिजाइन किस तरह से किया गया है, क्या सोच के, थोड़ा इसकी सिग्निफिकेंस बताइएगा। iCube इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एक्चुअली पाकिस्तान की एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। iCube हमारा क्यूब सेट प्रोग्राम है या सैटेलाइट प्रोग्राम है। IST ने पहली अपनी सैटेलाइट 2013 में लॉन्च भी की थी वाया रशिया। सो जो क्यू है इट स्टैंड्स फॉर कमर। सो हमने iCube 1, iCube 2, iCube नेशनल और उसके बाद ये iCube कमर इसका नाम रखा क्योंकि ये चांद की तरफ जा रही थी। सो ये ओवरऑल इसकी नाम की सिग्निफिकेंस। डॉक्टर खुर्रम बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, ऑल द बेस्ट। ये मैं पाकिस्तान को कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर आज हर पाकिस्तानी के लिए बहुत अहम दिन है कि जब ये मिशन रवाना हो रहा है 2:18 पर। पहले टाइम था 12:50, लेकिन ड्यू टू बैड वेदर ये चेंज आया है इस टाइम में, जिसको ज़ाहिर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। फिर हम बड़ा इसको एंजॉय भी करेंगे। वी विश कि बहुत ज़बरदस्त ये प्रोसेस रहे सारा का सारा, और फिर जब इसके बाद की चीज़ों की हम बात करते हैं ज़रा उससे हम और आगे बढ़ पाएंगे इस मैदान में। ज़रा जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से साइंस की दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, रिसर्च की दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। खेल की बात करते हैं, यूँ तो बात ज़्यादा क्रिकेट की होती है सबीन, लेकिन ज़्यादातर अब हम देख रहे हैं कि वो खेल का मैदान हो, वो आसपास के ग्राउंड हो, घर में होने वाली डिस्कशन हो, बच्चे आजकल फुटबॉल के दीवाने हैं, खेल भी रहे होते हैं और जाहिर है वो देख भी रहे होते हैं, और हर जो टूर्नामेंट होता है उस मैच को वो फॉलो भी बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान में भी फुटबॉल के हवाले से बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जो लोग खुद टैलेंटेड हैं वो आगे टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। फैजान समीर मलिक प्राइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जब 23 मार्च को वो इंक्लोयर में मौजूद थे, किस तरह से उनकी खिदमत फुटबॉल के लिए, उन्होंने फुटबॉल अकेडमी की बात हम करेंगे, फुटबॉल क्लब की बात करेंगे, फुटबॉल फैक्ट्री उन्होंने एक बनाई है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, क्या सोच के बनाई, किस तरह से वो काम करें, इस पर बात करें। फैजान साथ मौजूद, फैजान बहुत शुक्रिया साथ मौजूद हैं। फैजान क्या सोचा इस फुटबॉल फैक्ट्री को लेकर, इससे क्या होगा? तो उसमें कैच यही है कि हम टैलेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बच्चे ऐसे बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कल के लिए जो पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके और कैसा एक्सपीरियंस अब तक है, अभी तक क्या चल रहा है और कितना टैलेंट आप देख रहे हैं फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में? देखिए टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उसको पॉलिश करने के टूल्स हमारे पास कम है। और आई वुड से कि मैंने इनको भी एग्जांपल दी कि अपने इर्द गिर्द अब लोग देखें अगर तो वो बच्चे जो कि 16 साल या 16 साल से कम की उम्र के हैं, अब उनकी जो क्रिकेट या बाकी गेमों के साथ वाबस्तगी है वो उस तरह की नहीं है जो फुटबॉल के साथ है। दे डिस्कस फुटबॉल, वो फुटबॉल को उनको पता है रोनाल्डो कौन है, मेसी कौन है। अब तो ये नौबत आ गई कि उनको उनकी बीवियों और बच्चों के नाम भी पता है। तो वो अब जो है वो थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है क्रिकेट की तरफ से फुटबॉल की जानिब। तो सवाल यही है कि जब वो बच्चे 18 साल या 20 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो क्या हमने उनके लिए इनफ प्लेटफॉर्म डिज़ाइन और प्रोवाइड किए हुए होंगे कि वहाँ पे वो उसको और फुटबॉल फैक्ट्री के अंदर फुटबॉल क्लब एंड एन अकेडमी कितने बच्चे हैं, स्ट्रेंथ क्या है? देखिए एकेडमी तो जिस तरह वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है प्रोग्राम, उसी तरह पे टू प्ले मॉडल है। हमारे पास इस टाइम तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे हैं जो कि एकेडमी में खेल रहे हैं। एंड हमें बेसिकली उसके एडमिशन बंद करने पड़े बिकॉज मेरे पास अभी 200 से ज़ायद लोग वेटिंग लिस्ट में, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है कि मैं उनको मज़ीद अकोमोडेट कर सकूँ। क्लब का जो कॉन्सेप्ट है सर वो ये है कि वो पाथवे है उन बच्चों का जो कि एकेडमी में खेल रहे हैं।
हमने लड़कों की टीम के लिए जब ट्राई आउट के लिए कॉल दी तो 250 बच्चे हमारे पास एक दिन की कॉल पे आए। उन 250 बच्चों में से हमने 25 बच्चे सिलेक्ट किए। सिमिलरली हमने लड़कियों की टीम जब बनाई तो उसमें हमने 2 दिन के नोटिस पे ट्राई आउट की कॉल दी, तो उसमें हमारे पास तकरीबन 70-80 लड़कियां आई, जिनमें से हमने 25 सिलेक्ट की। अब जो हमारा क्लब है लेगेसी फुटबॉल क्लब, उसमें हम किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं। लड़कियों को भी फ्री ट्रेनिंग मिलती है, उन लड़कों को भी फ्री ट्रेनिंग मिलती है और प्रोफेशनल कोचेज़ के साथ मिलती है। वही कोचेज़ जो हम अपनी अकेडमी में देते हैं या आगे जो पाकिस्तान के गिने चुने कोचेज़ हैं जो अच्छे कोचेज़ हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनको गेयर भी फ्री मिल रहा है, उनको वो अपॉर्चुनिटी भी फ्री मिल रही है, उनको ट्रेनिंग भी फ्री मिल रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको एक पाथवे मिल रहा है। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली दुबई बेस्ड क्लब के एक दुबई बेस्ड विमेन फुटबॉल क्लब के ने एक पार्टनरशिप, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, जिसमें हम प्लेयर एक्सचेंज की, प्लेयर डेवलपमेंट की, कोच एक्सचेंज की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दौर में आपको नजर अच्छा फैजान, जैसे स्ट्रेंथ की आप बात भी कर रहे हो, किस तरह से लोग आते हैं और फिर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑब्वियसली एक होता होगा। बच्चियां भी आपको इस खेल में ज़्यादा आती हुई नजर आ रही हैं फुटबॉल में? वो तो अब आप ये देखें ना कि वो सिर्फ इस्लामाबाद के लोग, इफ़ वी कुड डू इट ऑन अ बिगर स्केल, आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे पास और भी बहुत सारे शहरों से आएंगी। बट विमेंस फुटबॉल, विमेन इन स्पोर्ट जनरली पूरी दुनिया में ही थोड़ा सा लेट लोगों को समझ आई और पार्टिसिपेशन के इश्यूज हमेशा से रहे हैं। पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो चैलेंजेस हैं वो मज़ीद ज़्यादा हैं जी, और प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं ये कहूँगा अभी भी जो हमारे पास, आई वुड से कि जो ख़वातीन आ रही हैं खेलने के लिए वो समवट एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं। तो मेरा अभी भी कभी कभार दिल नहीं मानता, मेरा दिल है कि मैं अनप्रिविलेज बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी काम करूं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करूं, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ मिलकर काम करूं। ऑल द बेस्ट फैजान, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे नाजरीन। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात आपसे होती तो रहेगी लेकिन एक नए अंदाज से हो सकता है, और चूंकि मंडे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह कुछ नई स्टोरीज लेकर हम आपके सामने आएंगे, नॉट फ्रॉम हेयर, मे बी फ्रॉम बलोचिस्तान। स्टे विद अस, जुड़े रहिए हम न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।